मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, जैसा कि हम लास्ट क्लास में देख रहे थे कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हिस्से के तौर पे हम पढ़ रहे हैं, है ना। और हमने कुछ बेसिक डिटेल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में समझी थी, जैसे कि उसको किसने डिस्कवर किया, व्हाट आर द अल्टरनेट नेम्स, डिक्टियोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आगे जो पढ़ेंगे वो होगा कि भाई ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम की चीज है, इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है, या ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो अलग अलग हमने मेंशन किए थे लास्ट पर्टिकुलर क्लास में, उनमें से हर एक का रोल क्या है या हर एक का इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो आप देखो, फिर से एक बार देखो, ये जो डायग्राम है ये ओवरऑल डायग्राम है किसकी, इट इज एन ओवरऑल डायग्राम ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइट, where you see cisternae, where you see tubules, where you see vesicles and even vacuoles, correct। ना सबसे पहले मैं बता दूं कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसके साथ एसोसिएटेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ही सिस्टम का हिस्सा है, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दोनों कोलैबोरेटेड मैनर में या कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, राइट। अब आप देखो कि एक एक चीज को अगर हम डिस्क्राइब करें तो सिस्टरने के लिए हम क्या कहेंगे। सबसे पहले जो रेड वाला पोर्शन है सिस्टरने, उसे हम फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सिस्टरने को अगर हम डिस्क्राइब करें तो दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन bound curved structures present in the form of stacks। stacks का मतलब अभी भी नहीं समझ में आया है तो समझो, one above other, that is what we call stack, है ना। stack of 4 to 8, मतलब ऐसे 4 से लेकर 8 सिस्टरने का स्टैक एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है ऑन एन एवरेज, राइट। ईच सिस्टरने इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय द डिस्टेंस ऑफ 60 to 90 angstrom, okay, where cytoplasm is present। एक सिस्टरने दूसरे सिस्टरने से कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 60 to 90 एंगस्ट्रॉम। और इस जगह में क्या पाया जाएगा, सोचने वाली, लॉजिक अप्लाई करने वाली बात है कि ये पूरा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो जहां मेम्ब्रेन नहीं है वहां साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, है ना। तो इस 60 to 90 एंगस्ट्रॉम की स्पेस में क्या होगा, लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। नाउ ईच सिस्टरने हैज 2 faces। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्फेसिस देके समझो, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इसको, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले सिस्टरने, हर सिस्टरने में 2 फेसेस होते हैं, फेजेस नहीं, फेसेस, राइट। दिस इज वन फेस, दिस इज अनदर फेस, सो फेसेस, ओके। व्हिच 2 फेसेस, that is forming or convex or cis face, and दूसरा है मैच्योरिंग
और कॉनकेव और ट्रांसफेस। ठीक, देखो ध्यान से समझो। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम एक सिंगल सिस्टर्नी को यहां पे निकालते हैं सेपरेटली। सपोज दिस इज अ सिंगल सिस्टर्नी। तो ये जो फेस है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इधर न्यूक्लियस है, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या टुवर्ड्स न्यूक्लियस जो फेस है सिस्टर्नी का, वो कैसा है? कॉन्वेक्स। ये तो समझते हो ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो दिस इज कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स फेस को हम क्या कहते हैं? सी, कॉन्वेक्स फेस को हम कहते हैं फॉर्मिंग या सिस भी, मतलब कॉन्वेक्स फेस, दिस फेस इज फॉर्मिंग और सिस फेस, राइट। जबकि इधर वाला जो फेस है वो कैसा है? कॉनकेव और मैच्योरिंग और ट्रांस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसको आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज कॉन्वेक्स सिस और कॉन्वेक्स, दिस इज ट्रांस या कॉनकेव, है ना। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस फेस से इस फेस की तरफ रीड किया जाता है या मैच्योर होता है। दैट्स व्हाई दिस इज सिस और कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग, दिस इज ट्रांस और कॉनकेव और मैच्योरिंग। अब लॉजिक ये है कि जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो प्रोटीन्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स में पैक होते हैं और ये वेसिकल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस या फॉर्मिंग फेस के साथ जाके जुड़ती है और इस प्रोटीन का फर्दर मॉडिफिकेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये मैच्योरेशन होते होते ये प्रोटीन्स इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मिंग फेस से मैच्योरिंग फेस की तरफ बढ़ते हैं, राइट। और ड्यूरिंग देयर जर्नी थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टू मैच्योरिंग फेस, दीज प्रोटीन्स गो ऑन maturation or changes are brought about in those proteins which are formed in endoplasmic reticulum। ये तो हम जानते हैं कि rough endoplasmic reticulum is involved in production of proteins, लेकिन प्रोटीन बनने के बाद वो तुरंत काम करने लायक या यूज करने लायक नहीं हो जाते। Their further modification is needed और ये जो फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने हुए प्रोटीन्स का जो फ्यूचर मॉडिफिकेशन है उसको करने के लिए उनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भेजा जाता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कैसे भेजा जाता है? तो ऐसे भेजा जाता है कि जो वेसिकल्स, देखो वेसिकल्स तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी थे, तो जो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेंगी उन वेसिकल्स में वो प्रोटीन्स होंगे जिनको मॉडिफाई करना है अंदर। वो वेसिकल्स जाके जुड़ जाएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मिंग फेस के साथ और अंदर जाने के बाद प्रोटीन्स मूव होंगे फ्रॉम फॉर्मिंग टू मैच्योरिंग फेस, जहां पे वो ड्यूरिंग दिस जर्नी, ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन मैच्योर होंगे या उसमें जो भी चेंजेस गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा लाने हैं वो लाए जाएंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रक्चर का कि भाई हर सिस्टर्नी के दो फेसेस होते हैं, जो कॉन्वेक्स वाला है वो नया है मतलब फॉर्मिंग है और जो कॉनकेव वाला है वो मैच्योर्ड है या मैच्योरिंग कहा जाता है, या सिस या ट्रांस या फिर अपीयरेंस के बेसिस पे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। सो दिस इज व्हाट द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट सिस्टर्नी, राइट। ये क्वेश्चन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी होगी कि कॉनकेव मतलब फॉर्मिंग हो गया तो गलत, कॉनकेव मतलब मैच्योरिंग या ट्रांस, कॉन्वेक्स मतलब फॉर्मिंग या सिस, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, वी डोंट हैव
space here, so we need to remove the discussion about cisterning. Okay, this is a video thing, so you can surely reverse the video and see what was written. Okay, क्योंकि हमको बाकी बचे हुए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की डिटेल्स को भी मेंशन करना है, we need to remove this video. Okay, now next structural component is tubules. Okay, so nothing more to explain about tubules, but yes, we can surely describe them ki these are tubular elongated structures present at the periphery of cisternae and bear vesicles and vacuoles at their tip. Okay, what is this? Okay, tubules का क्या है? तो these are tubular elongated structures which are present at the periphery. You can see in the diagram कि जो tubules है blue color में वो कहाँ दिख रहा है आपको? Periphery में, on the outer side, right? Periphery of the cisternae and bear vesicles and vacuoles at their tip. जो दो बचे हुए structures हैं, मतलब vesicles और vacuoles, चार थे ना total, cisternae, tubules, vesicles and vacuoles. तो जो vesicles और vacuoles है वो आपको कहाँ दिखेंगे? Tip of the tubules पे, right? और ये जो tubules है वो interconnected network form करते हैं at the periphery of cisternae and they arise from cisternae itself, right? And these tubular elongated structures at their tip possess two types of things or structural components, that is vesicles and vacuoles, right? Now when we talk about vesicles तो फिर से वही बात बोलेंगे कि these are round, oval or irregularly shaped, okay, structures that arise from tubules. ठीक, स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो वेसिकल्स क्या है? राउंड, ओवल और इरेगुलरली शेप्ड स्ट्रक्चर्स दैट अराइज फ्रॉम ट्यूब्यूल्स. और ये जो वेसिकल्स है अगर आप देखो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाला जो वेसिकल था वो क्या लेके आ रहा था अपने अंदर? प्रोटीन, बराबर. ऐसा प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे बना है लेकिन इमैच्योर है, राइट? उसको मॉडिफाई करना अभी बाकी है. तो ये वेसिकल, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि these vesicles from endoplasmic reticulum enter into Golgi complex along with the proteins contained within them, and these proteins are further modified within Golgi complex. जो भी उसका मॉडिफिकेशन Golgi complex के द्वारा होना होगा वो होगा, और ये वेसिकल्स, यही वेसिकल्स मॉडिफाई होकर Golgi complex के थ्रू बाहर निकलेंगे. And these vesicles which arise out of Golgi complex that contain modified materials or modified proteins, okay, are of two types. That's why we are saying it here कि two types of vesicles arise. Golgi complex से दो तरह के vesicles arise होते हैं. पहला coated वेसिकल
ओके, और दूसरा थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, स्मूथ वेसिकल। Which two types of vesicles arise out of the Golgi complex? Coated and smooth। जिसमें से अगर coated vesicles की बात करें, see this is coated vesicle। अगर आप इसको देखो तो ये कैसा है, स्मूथ वेसिकल है। ये दोनों ही vesicles, this is coated, this is smooth। So what about coated vesicle? See, these vesicles contain proteins to be incorporated within different membranes। And what about smooth vesicles? These vesicles contain proteins to be incorporated, not incorporated, to be secreted out of the cell। Okay, hence also called as secretory vesicles। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कि जो कोटेड वेसिकल्स है, ओके, कोटेड वेसिकल्स कौन से होते हैं? कोटेड वेसिकल्स कंटेन दोज प्रोटीन्स which are to be incorporated in different membranes। देखो मैंने कहा था आपको जब हमने बायोमेम्ब्रेन्स या सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था कि भाई सेल मेम्ब्रेन या बायोमेम्ब्रेन्स आर डायनामिक स्ट्रक्चर्स, राइट, जिनके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स को रिप्लेस किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है और उसकी जगह नया प्रोटीन डाला जा सकता है। कैसे? तो देखो, अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जिसको हमको सेल मेम्ब्रेन में नए से डालना है तो वो प्रोटीन सेल के अंदर पहले बनेगा। कहाँ बनेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम्स में। बनने के बाद वो प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा मॉडिफाई होगा, मतलब मैच्योर होगा। फिर वो प्रोटीन कोटेड वेसिकल्स में पैक किया जाएगा और उनके मदद से उस मेम्ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा और उस मेम्ब्रेन में उस प्रोटीन को फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसकी मदद से वो प्रोटीन किसी चीज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराए जो पहले नहीं कर पा रहा था। तो दैट्स व्हाई वी सेड ना कि बायोमेम्ब्रेन्स आर डायनामिक स्ट्रक्चर्स वेयर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बोथ कैन बी रिप्लेस्ड। ओके, सो जहां तक सवाल है प्रोटीन का, तो मेम्ब्रेन में नया प्रोटीन डालने का काम या नया प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करने का काम कौन से वेसिकल्स के द्वारा होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से अराइज होने वाले कोटेड वेसिकल्स के द्वारा, क्योंकि इन्हीं के अंदर वो प्रोटीन्स पैक करके भेजे जाते हैं जो किसी मेम्ब्रेन में डालने हो या इनकॉर्पोरेट करने हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कोटेड वेसिकल्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंटेन प्रोटीन्स दैट आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड विदिन डिफरेंट मेम्ब्रेन्स। अब बात करते हैं हम उन प्रोटीन्स की जो एज अ हार्मोन काम करते हैं या ऐसे प्रोटीन्स की जिनको सेल के बाहर सिक्रीट करना है। देखो फर्क है, मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करना एक अलग चीज है प्रोटीन को, और किसी प्रोटीन को सेल के बाहर सिक्रीट करना एक अलग चीज है। तुमको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है और इंसुलिन कहाँ सिक्रीट होता है? ब्लड में, बराबर ना? तो इंसुलिन ब्लड में सिक्रीट होने की जगह कौन सी है? पैंक्रियास। तो पैंक्रिया की सेल्स इंसुलिन को अपने अंदर बनाती है और उस बने हुए इंसुलिन को, मतलब प्रोटीन को, सेल के बाहर ब्लड में सिक्रीट करती है। तो किसी प्रोटीन को अगर सिक्रीट करना हो, सेल के बाहर भेजना हो, तो उधर कौन सा वेसिकल काम करेगा? उधर काम करेगा स्मूथ वेसिकल।
Smooth vesicle is a vesicle that contain proteins to be secreted out of the cell. सेल के बाहर प्रोटीन्स को सिक्रीट करने का जो काम है वो स्मूथ वेसिकल का है, जबकि सेल के अंदर अलग अलग मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करने का काम अगर किसी वेसिकल का है तो वो कोटेड वेसिकल का है। तो ये फर्क हम हमेशा याद रखेंगे कि दो तरह के वेसिकल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सरफेस से अराइज होते हैं। कोटेड फॉर मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, एंड स्मूथ फॉर सिक्रीशन। इज इट ओके? नाउ रहा सवाल चौथे और लास्ट कंपोनेंट का, दैट इज वैक्यूल्स। ओके, अब वैक्यूल्स को हम सेपरेटली एज अ स्ट्रक्चर ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फ्यूचर क्लासेस में पढ़ने ही वाले हैं, तो नो वरीज अबाउट वैक्यूल्स। बट हाँ, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि vacuoles contain their own matrix and some of the vacuoles arising from Golgi complex work as lysosomes। तो ये दो जो चीजें हैं vacuoles और lysosomes, यही हमारा फर्दर या फ्यूचर डिस्कशन है। याद करो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 मेन ऑर्गेनल्स, ऐसा हमने कहा था। उसमें था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें था गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसमें थे लाइसोसोम्स और उसमें थे वैक्यूल्स, राइट। तो लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये 4 चीजें हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में डिस्क्राइब करनी है, जिसमें से लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स बचे हुए हैं। वैक्यूल्स एज अ कंपोनेंट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, तो इन दोनों को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेपरेट कंपोनेंट के तौर पे फर्दर फ्यूचर में डिस्क्राइब करेंगे ही। आपको यहाँ पे 3 चीजों पे फोकस तरीके से समझना है, 2 चीजों को, दैट इज ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, क्योंकि सिस्टर ने इससे पहले डिस्कस हो चुके हैं कि सिस्टर ने सिस फेस, ट्रांस फेस, फॉर्मिंग, मैच्योरिंग, वो वाला डिस्कशन। देन ट्यूब्यूल्स peripheral presence and tubular and has vesicles and vacuoles at their tip. And what about vesicles? There are 2 types, coated and smooth. Coated for membrane transformation and smooth for secretion. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं जहां तक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सवाल है। अब स्ट्रक्चर पूरा करने के बाद या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के बाद किसी भी ऑर्गेनल का, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो या फ्यूचर में आने वाला कोई भी और ऑर्गेनल हो, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस चीज के लिए हम ये ऑर्गेनल पढ़ रहे होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस ऑर्गेनल का फंक्शन डिस्क्राइब करना। दैट्स व्हाई द लास्ट एस्पेक्ट टू बी डिस्कस्ड अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज what? It is function. So एक एक करके लिखते हैं। Vesicles arising from Golgi complex are responsible for secretion। ओके, 1 by 1 पहले लिख लेते हैं, फिर हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, देन vesicles arising from Golgi complex are responsible for membrane transformation। Then Golgi complex is responsible for glycosylation, that is attachment of
Okay, then we need to remove this also. Okay, don't worry, I am going to explain each and every function further. Okay, we are just writing them all first so that all should be in front of your view. Okay, so Golgi complex is responsible for production of complex compounds like hemicellulose, hyaluronic acid, okay, or chondroitin sulfate, etc. ठीक, then Golgi complex is involved in formation of acrosome in human sperms. Okay, then Golgi complex in association with endoplasmic reticulum forms lysosomes. Okay, these are all different functions of what Golgi complex that we can describe. Let's look at them one by one. सबसे पहला और दूसरा जो फंक्शन है वो अभी हम डिस्क्राइब कर रहे थे थोड़ी देर पहले जब हम वेसिकल्स को डिस्क्राइब कर रहे थे। देखो ध्यान से कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलने वाली कुछ वेसिकल्स सिक्रीशन के पर्पस के लिए काम करती हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कौन सी वेसिकल्स, यहां बात हो रही है स्मूथ वेसिकल्स की। स्मूथ वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स किस पर्पस को ध्यान में रख के पैक किए जाते हैं कि उनका सिक्रीशन सेल के बाहर हो सके। तो सिक्रीटरी पर्पस के लिए काम करने वाले वेसिकल्स को स्मूथ वेसिकल्स कहते हैं, जबकि कुछ वेसिकल्स मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करती हैं। मतलब कोटेड वेसिकल्स, ठीक है ना। दोनों वेसिकल्स को हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि स्मूथ वेसिकल्स कंटेन कंपोनेंट्स टू बी सिक्रीटेड एंड कोटेड वेसिकल्स कंटेन प्रोटीन्स टू बी incorporated into different membranes. That is what you call membrane transformation. Then Golgi complex is responsible for glycosylation. This is a very important question. Which organelle of the eukaryotic cell is involved in glycosylation process or attachment of carbohydrate to anything is called glycosylation. जैसे प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है या लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बनाना है तो हमको बेसिकली क्या करना है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ना है या लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ना है। तो ये जोड़ने की जो प्रक्रिया है, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ने की जो प्रोसेस है उसे हम ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ग्लाइकोसिलेशन करवाने वाला अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जीजी मींस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसिलेशन, ऐसे करके याद रखो, राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, कई बार पूछा गया है और जा भी सकता है कि भाई
which organelle of a eukaryotic cell is responsible for glycosylation of proteins or lipids, or just glycosylation? So answer should be Golgi complex, right? Then Golgi complex is responsible for, मतलब सेल के अंदर अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जैसे कि हेमिसेल्यूलोज दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ज्यादा फोकस करते हैं इस पे, हेमिसेल्यूलोज, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब अगर सही मायने में कहे तो पॉलीसैकेराइड्स है। हाइलुरोनिक एसिड सेल्स के बीच सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे काम करता है। हेमिसेल्यूलोज प्लांट्स में प्राइमरी वॉल का एक अहम हिस्सा है, जबकि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट भी सेल्स के पैकेजिंग में काम करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सेल को अलग अलग फंक्शंस या पर्पसेस को पूरा करने के लिए टाइम टू टाइम चाहिए होती है। इनको बनाने का काम सेल के अंदर कहाँ होता है? जैसे एस्कॉर्बिक एसिड बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, फैट्स या लिपिड्स को सिंथेसाइज करने का काम, ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसी तरह से कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हेमिसेल्यूलोज या इवन हाइलुरोनिक एसिड जैसी चीजें बनाने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, राइट? फिर एक्रोसोम, अभी इसकी डिटेलिंग तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बात मैं समझा दूं तुमको कि ह्यूमन का जो मेल गमेट होता है, मतलब ह्यूमन का मेल का गमेट जिसको स्पर्म कहते हैं, स्पर्म फीमेल गमेट को पेनिट्रेट करे, इसके लिए उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। ओके, acrosome is a very important part of sperm. With the help of this acrosome, sperm can penetrate the egg. Okay, and that's why without acrosome, sperm cannot penetrate the female gamete and do not form zygote. तो acrosome कितनी जरूरी चीज है ये तुम यहाँ से समझ सकते हो कि zygote बनने के लिए sperm का फ्यूजन egg के साथ होना चाहिए, और उसके लिए एग को पेनिट्रेट करना जरूरी है, और एग के पेनिट्रेशन के लिए एक्रोसोम चाहिए जो स्पर्म का खुद का एक हिस्सा है। तो ये जो एक्रोसोम है ये अंदर से किस चीज का बना हुआ है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो आप देखो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन ह्यूमन स्पर्म्स, व्हिच इज फर्दर रिस्पांसिबल फॉर penetration of the female gamete and formation of zygote. So how much is the importance of Golgi complex as far as human reproduction is concerned, you can see. And lastly, many of the vacuoles arising from surface of Golgi complex becomes lysosomes, जिन्हें अगर आप इस बात को जानते हो तो इन्हें suicidal bags भी कहते हैं, because they contain different hydrolytic enzymes that are responsible for digestion of different materials within the cell and even out of the cell. तो lysosomes को हमको further डिटेल में पढ़ना ही है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना कहेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलके lysosomes को बनाते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। तो ये जो सारे फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं ये एक सिंगल ऑर्गेनेल से रिलेटेड है जिसको हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हैव अ लुक एट ऑल ऑफ देम बिकॉज ऑल ऑफ देम आर चुनिंदा जिसको कहते हैं, या सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वन भी एक भी तुम उसमें से मिस नहीं करोगे तो बेटर होगा। ओके, जहां तक सवाल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हिस्से के तौर पे यहाँ पे हम हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डिस्कशन एंड करेंगे। वी हैव डील्ड विथ all the required details of Golgi complex up to this point, I think in 2 different lectures, right? So now on, as a next part of endomembrane system, we will deal with lysosomes and hopefully vacuoles, okay, in the same lecture, or if not then 2 separate lectures will be there for
one for each, that is lysosome and vacuoles. Once we are done with lysosomes and vacuoles, you see we are done with endomembrane system, because we have already done with एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स. लिंक को मत छोड़ो, है ना. जो भी तुम देख रहे हो उसमें लिंक होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए. जैसे अभी हम कह रहे हैं कि भाई इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स. जहां तक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सवाल है, वी आर डन. हैव अ प्रॉपर लुक एट द फंक्शंस एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेक्चर.